नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में आज से जन जन तक सरकार अभियान की शुरुआत होगी और हर न्याय पंचायत तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। तो हर न्याय पंचायत तक पहुंचेगी सरकार। हर पंचायत में लगेंगे सरकारी शिविर। डीएम, एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे मौजूद। 28 विभागों के अधिकारी सेवाएं अपनी यहां पर देंगे। एक ही जगह पर लाभार्थियों को मिलेंगी कई योजनाओं के लाभ और इसके अलावा योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही और कम से कम 45 दिनों तक ये अभियान चलने वाला है। कार्यक्रम की राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग भी लगातार होगी। तो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये एक बड़ा सरकार का फैसला है जिसमें 45 दिनों तक एक अभियान चलने वाला है, जिसमें कार्यक्रम स्तर पर मॉनिटरिंग भी होगी। राज्य स्तर पर इन कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की जाएगी। कि 17 दिसंबर से पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंची। सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे। जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहाँ पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। पूरी तरह से कैंप की तैयारी की जाएगी। राज्य के स्तर पर भी उसको मुख्य सचिव और हमारे अन्य अधिकारीगण और दोनों ही हमारे मंडलों में जो हमारे कमिश्नर हैं वो इन पूरे शिविरों का ठीक से यहाँ से समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। मैं स्वयं भी इसको देखूँगा। तो आपने सुना मुख्यमंत्री किस तरीके से कह रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचे और उनको सरकारी जो दफ्तर हैं उनके चक्कर ना काटने पड़े। सीधा रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से सरकार ने फैसला किया है कि अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सीधा जो है सरकार के नुमाइंदे आपके घर तक पहुंचेंगे, तहसील ब्लॉक तक पहुंचेंगे। क्या ये सरकार का जो फैसला है इसका स्वागत होना चाहिए? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि सरकार ने पिछले साल भी शुरुआत की थी। क्या वो सफल हुआ था? जन जन की सरकार जन जन के द्वार तक का कार्यक्रम जो है शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत करते ही सीधे तौर पर जो है जितने भी अधिकारी हैं वो अब न्याय पंचायतों तक पहुंचेंगे और वहां पर शिविर लगाकर सभी तमाम 28 विभागों के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और सीधे तौर पर जो लाभार्थी है उनसे मुलाकात करेंगे। वहां पर जो लोग हैं वो सीधे तौर पर अपनी समस्याएं उनके समक्ष रख पाएंगे ताकि उनका निस्तारण हो और सके। पिछले वर्ष भी हमने देखा, उससे पहले भी हमने देखा कि समय समय पर जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर जो है लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं किया जाता है। और सचिन, इसमें सीधे तौर पर देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड में 670 न्याय पंचायतें हैं और अगर ग्राम पंचायतों की बात करें तो करीब 7227 पंचायती ग्राम पंचायत हैं। और ऐसे में इन सभी तक लाभार्थी जो हैं उन तक सूचना पहुंचाना, उसके बाद इस कार्यक्रम को, क्योंकि आज से शुरुआत हो जाएगी और 45 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, ये अभियान चलेगा। और इस अभियान में तमाम जितने भी जो अधिकारी हैं वो इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, चाहे वो दोनों मंडल के जो कमिश्नर हैं वह हो, मुख्य सचिव इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेंगे। साथ साथ इस कार्यक्रम में जो है समय समय पर जो है जनप्रतिनिधि भी प्रतिभाग करते नजर आएंगे ताकि वहां पर इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो सके कि आखिरकार जिस लक्ष्य के साथ ये कार्यक्रम को शुरुआत की गई है, क्या उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए अधिकारी पूरी कठोरता से जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पर रुचि लेते हुए अधिकारी नजर नहीं आते हैं और सिर्फ जो है शिविर लगा दिए जाते हैं, अधिकारी वहां पर पूरी तरह से मौजूद नहीं हो पाते और उसकी कहीं ना कहीं इतश्री हो जाती है कार्यक्रम की। तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाएं, वहां की लाभार्थियों से मुलाकात हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए इसकी पहल की गई है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछली बार की कुछ चुनौतियां सामने आई थी उसको स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, जनप्रतिनिधि भी इसमें सहभागी बनेंगे। जी जी योगेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चुनावी साल भी है, क्या लगता है कि उससे पहले सरकार ने जो फैसला किया है और इसका वाकई में जो लाभ है वो प्रदेश की जनता को मिलेगा और उसके फिर बाद में देखा जाएगा कि भाई जनता किसके पक्ष में वोट करेगी?
देखिए बिल्कुल इसके 2 महीने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक और तो जनता की जो सरकार है वो जनता के द्वार तक पहुंचेगी, वहां पर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगी, और इससे दूसरी ये भी चीज़ें सामने स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार जनता का रुख क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों के बीच जो है अधिकारी पहुंचेंगे, जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, वहाँ पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, किस तरह का उनका रुख है, आखिरकार वह चाहते क्या हैं, ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है सामने आ जाएंगी। वो हमने देखा कि मुख्यमंत्री जब जब किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर वह जनता से जरूर संवाद करते हैं, ताकि उससे फीडबैक लिया जा सके आखिरकार क्या कुछ अधिक करने की आवश्यकता है और क्या कुछ जो हो रहा है उसमें जो है संतुष्टि है या नहीं है। तो इससे 2 चीज़ें हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं देखिए चुनावी वर्ष शुरू हो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब तमाम जो पार्टियां हैं वो जनता के बीच जाने का प्रयास करेंगी, लेकिन सरकार जो है वो अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है, और इसी के अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो इसके 2 महीने इसलिए निकल जाएंगे क्योंकि एक तरफ तो जो है लाभार्थियों से उनकी जानकारी हो जाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, दूसरी ओर जो है सरकारों को फीडबैक भी जो है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में इसके किस तरह से मायने निकाले जाएंगे वह सरकारी और सरकार तंत्र और जो है भाजपा का जो संगठन है वो निकालता हुआ नजर आ सकता है। जी योगेश, जब हम देखते हैं कि सरकार फैसला तो कर लेती है और योजनाएं जब निकालती है, क्योंकि जब सरकार चुनाव लड़ती है कोई भी पार्टी, तो जाहिर सी बात है अपना घोषणा पत्र जारी करती है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर सरकारें हैं घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाती हैं। तो आपको लगता है कि जो वायदे बीजेपी ने घोषणा पत्र में 22 में किए थे, उनको भी बहुत बड़ी जगह इन 28 विभागों में, जब योजनाओं की बात आती है तो उन वायदों को जगह मिलेगी इन 28 विभागों में? देखिए बिल्कुल सचिन, आपने सही कहा कि समय समय पर जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कई ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं जो कहा जाता है वो हो नहीं पाता, लेकिन लगातार जो है मुख्यमंत्री यही प्रयास कर रहे हैं कि जिन जिन वादों को किया गया था उनका प्रयास पूरी, और इससे अलग कई ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं जिनकी डिमांड्स जो है वो जनता की ओर से की जाती है, उन पर भी विचार विमर्श कर कैबिनेट में लाने का प्रस्ताव हो या फिर सदन के पटल पर रखने की बात हो, तमाम तरह से वो कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्याएं जो है वो उनका समाधान हो। इसका प्रयास लगातार देखने को मिलता है, और उसी के चलते जो है ये अभियान की शुरुआत की जा रही है, और ताकि इसकी पूरी तरह से वोटिंग होकर ये पता चल सके कि आखिरकार जो लक्ष्य रखा जा रहा है उस लक्ष्य पर कितना जो है काम करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं और उसका फीडबैक क्या है। तो निश्चित तौर पर यह भी उसका एक अहम भूमिका उसकी कहीं ना कहीं इस अभियान से देखी जा सकती है, और आने वाले वक्त में इस अभियान से स्पष्ट हो जाएगा कि 45 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के बाद जनता का क्या रुख है और आखिरकार कितने लोगों की समस्याओं का समाधान। चलिए योगेश, आपका धन्यवाद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी योगेश भी बता रहे थे, और जिस तरीके से सरकार ने फैसला किया है कि अब सरकार जो है जन जन के द्वार जाएगी, और जो समस्याएं हैं उनको लेकर के फैसले क्या होंगे ये देखना होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के फैसले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले को उत्तराखंड की शराब बनाने वाली डिस्टिलरी मेसर्स इंडियन ग्लाइकोकोल्स लिमिटेड की ओर से चुनौती दी गई। साथ ही इस प्रकरण पर सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई है। बता दें कि मेसर्स की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि प्रदेश सरकार ने विगत 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि करने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार एक्साइज एयर के माध्यम से शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती। नोटिफिकेशन के जरिए उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन के लिए नियमावली बनाने अथवा तैयार करने वाली प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसके रेट्स से रिलेटेड उसको चैलेंज किया था कि एक्साइज ईयर के बीच में आप इस तरह से रेट चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती। उस चीज़ को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और देखा कि इस तरह का नोटिफिकेशन निकाल के आप रूल्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, और उस नोटिफिकेशन को आज माननीय न्यायालय ने स्टे किया। तो शराब के दाम बढ़ेंगे या क्या होगा इस ऑर्डर? नहीं, अगर ये नोटिफिकेशन स्टे नहीं होता तो शराब के दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती, पर अब वो दाम नहीं बढ़ेंगे, दाम जितने हैं वैसे ही रहेंगे। किसने नोटिफिकेशन कितने तारीख का था और क्या कहा गया था? ये 28/11/2025 का नोटिफिकेशन था, जिसके द्वारा एक फॉर्मूला है जिससे कि दाम निकाले जाते हैं, उस फॉर्मूले में चेंज कर दिया गया था, और उस चेंज की वजह से यहाँ पे दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती। पिटिशनर की भी यही प्रेयर थी कि ये नोटिफिकेशन गलत है और मिड एक्साइज ईयर में नहीं किया जा सकता है। पिटिशनर एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर। एसपी चंपावत अजय गणपति की ओर से जिले में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में एसपी के नेतृत्व में पुलिस, एसटीएफ और एसओजी ने 2 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद कर यूपी के 3 कुख्यात नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं चंपावत पुलिस की कार्रवाई पर लोहाघाट विधायक कुशाल सिंह अधिकारी ने एसपी चंपावत अजय गणपति और पुलिस को धन्यवाद दिया। विधायक अधिकारी ने कहा कि एसपी के नेतृत्व में पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस साल भी एसपी चंपावत के नेतृत्व में पुलिस ने 17 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए थे, जो सराहनीय है।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एसपी साहब को, क्योंकि एसपी साहब का नेतृत्व बड़ा अच्छा नेतृत्व यहाँ पे चल रहा है। जिस प्रकार से एक मित्र पुलिस का काम होता है, वो संचालन, वो जो व्यवस्था उनकी चल रही है, मैं उनको बधाई देता हूँ। इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार विधानसभा में इस मांग को उठा चुका था, क्योंकि नशे से हमारे लोगों, हमारे युवाओं का पूरा ये है कि हम पलायन के खत्म होने की दशा में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे युवा इस नशे में ऐसे घिर गए हैं कि उस नशे के घेर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उसको हमारे यहाँ के जो एसपी गणपति जी हैं, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और बहुत मेहनत उन्होंने इस पे की, जिसका प्रतिफल है कि आज 2-2 करोड़ों के हिसाब से इसमें पकड़ी जा रही है। ये इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करूँगा कि यही काम अगर ये मित्र पुलिस करेगी तो ये हमारे आदर्श जिले की एक पहचान होगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकेश में देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश कोतवाली को सूचना मिली कि पीएनबी सिटी गेट के पास ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर एक कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच में पता चला कि हरिद्वार की ओर से आ रही एक्सयूवी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अचानक सड़क पर गाय के आ जाने से उसे बचाने की कोशिश में चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और ये भीषण हादसा हुआ। तो ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर भीषण हादसे की खबर मिली, 4 लोगों की मौत की खबर आई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय के सड़क पर आने से कितना बड़ा हादसा हो सकता है। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं, हमारी सहयोगी खुशबू गौतम हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू, जिस तरीके से देखा जा रहा है, खबर में भी सामने आया है कि गाय के आने से हादसा हुआ है, और क्या कुछ इसके पीछे जानकारी मिल रही है? जी विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार रोड मनसा देवी फाटक के समीप एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान जो बताया जा रहा है कि युवक श्यामपुर के शादी समारोह में शामिल होने आए थे और वापस आते टाइम ऋषिकेश के रास्ते में अचानक मनसा देवी फाटक के पास जो ट्रक है, वो ट्रक में कार ने जोरदार टक्कर मार दी। लेकिन इसमें ये भी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार और सीसीटीवी कैमरे भी सामने आए हैं, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि कार के सामने एक गाय आ गई थी, जिसको बचाने के चक्कर में कार ने ओवरटेक मारी और इस दौरान जो है कार ने अपना आपा खो दिया और जो है उस खड़ी ट्रक में कार ने जोरदार टक्कर मार दी और इस जोरदार टक्कर में जो है कार के काफी बड़कच्चे उड़ गए और जो है हादसा इतना भीषण था कि चारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कोतवाली पुलिस के अनुसार जो है क्रेन को बुलाया गया और क्रेन की मदद से जो कार है जो ट्रक के नीचे आ रखी थी उसको निकलवाया गया और एम्बुलेंस की सहायता सबों को एम्स मोर्चरी में रखवाया गया। और बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि सबों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन इनमें से 2 सबों की पहचान हो चुकी है, जो धीरज जायसवाल निवासी चंद्रेश्वर नगर और दूसरा हरिओम पुत्र अरविंद निवासी हनुमान मंदिर गुमानी वाला का है। खुशबू, क्या जो प्रथम दृष्टया ये चीज़ें सामने आई कि जैसा आपने भी बताया और हमने खबर में भी देखा कि गाय के सामने आने से हादसा हुआ है। आवारा पशुओं को लेकर के बहुत सवाल लगातार उठते हैं कि आवारा पशु जो है वो हाईवेज पर आ जाते हैं, तो क्या यहाँ पर भी आवारा पशु ही इन 4 युवकों की मौत का कारण है, या ओवर स्पीडिंग है, या जैसे रात का वक्त था, कुछ और घटना के पीछे की कहानी? जी सचिन, मैं बता दूं कि आपको माना ये भी जा रहा है कि कार पहले से ही ओवर स्पीड में था और उसके बाद अचानक से गाय आ जाती है। ये भी सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा है कि जो है उसके सामने एक कार, आगे से एक कार भी गुजरती है, उसको भी ये कार ओवरटेक करती है। उसके बाद गाय सामने आती है। हादसे का यही बताया जा रहा है कि कार पहले से ही ओवर स्पीड में था। जी, चलिए खुशबू, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर किस तरीके से आवारा पशुओं के सामने आने से दर्दनाक हादसा हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के अस्टा सिमार में एक गुलदार मृत अवस्था में पाया गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार के शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक गांव की एक महिला घास काटने जा रही थी, तभी उसकी नज़र इस मृत पड़े गुलदार पर पड़ी।
महिला ने ग्रामीणों को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग को मामले की सूचना दी गई। वहीं रेंजर राजेश जोशी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि गुलदार की मौत कैसे हुई। उन्होंने बताया कि ये एक 3 से 4 साल की मादा गुलदार है। देवभूमि उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में सरकार के आदेश पर जारी कार्रवाई पर सुनवाई हुई। कोर्ट में अलग अलग दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए। आरोप है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की जा रही है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान अपनाई जा रही प्रक्रिया पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रभावित पक्षों को बिना नोटिस दिए और उनका पक्ष सुने बिना की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विपरीत जाकर कार्रवाई क्यों की जा रही है। आरोप है कि लोगों को न तो वैधानिक नोटिस दिए जा रहे हैं और न ही उन्हें सुनवाई का कोई मौका दिया जा रहा है, जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई बुलडोजर कार्रवाई की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। पूर्व में कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जिला स्तर पर कमेटीज बनाई जाए और कमेटीज अतिक्रमणकारी जो चिन्हित है उनकी सुनवाई करें, सर्वे करें। लेकिन इसी बीच में सामने आया कि कई लोगों को बिना नोटिस के अतिक्रमण कई जगह तोड़ा जा रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी साहब से ये आग्रह किया कि कोर्ट को अपेयर होकर और इस मामले में असेस करें कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। कब लगाया जाएगा मामला? ये 1 सप्ताह बाद लगेगा। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार मीडिया के सवालों पर ये कहते रहे हैं कि अतिक्रमण किसी भी प्रकार का हो और किसी इलाके में ही क्यों न हो, कार्रवाई होकर रहेगी। राज्य के किसी भी हिस्से में अतिक्रमण पर किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार सहित कई जिलों में जिलाधिकारी, सरकार के कैबिनेट मंत्री से लेकर विभागों के अधिकारी भी इस बात पर जोर देते हैं कि अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहेगी और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह अतिक्रमण पर एक सुर में नेता और अधिकारी बयान देते हैं, उससे ऐसा लगता है कि मंशा और नियत दोनों साफ हैं, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो कई सवालों को जन्म देते हैं। जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे विकृत मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ 10,000 एकड़ जमीन को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। अतिक्रमण पर नेताओं और अधिकारियों की नीति और नीयत कितनी साफ है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि देहरादून के ही गढ़ी डाकरा में अतिक्रमण पर राज्य सरकार के मंत्री गणेश जोशी और सिंचाई विभाग के अधिकारी आमने सामने आ गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सिंचाई विभाग डाकरा नदी किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। 50 से ज्यादा अतिक्रमण पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। उसके साथ मंत्री जी खड़े हो गए। दावा किया गया है कि जिन लोगों के पास दस्तावेज हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही थी। इधर पार्टी के नेता कहते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। देखिए, जो अतिक्रमण का मामला है, हम समझते हैं कि उसमें सरकार का ये प्रयास है कि सार्वजनिक स्थानों पर हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में हो, इस प्रकार का अतिक्रमण ना हो। लेकिन जो कोर्ट के इसमें ऑर्डर है, उसका निश्चित रूप से सरकार पालन करेगी और हम पहले भी कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के नियमों का सम्मान करते हैं। जो भी कोर्ट की गाइडलाइंस होगी उसके अनुरूप जो है सरकार उसका पालन करेगी। पार्टी नेता कार्रवाई के पक्ष में भी हैं, कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात भी करते हैं, जो अजीब लगता है। गढ़ी डाकरा के अलावा देहरादून से ही दूसरी खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, उस पर भी सवाल हैं, क्योंकि पार्टी के 2 विधायक आमने सामने हैं। धर्मपुर और रायपुर विधानसभा के बीच बने पुल को लेकर अलग ही राजनीति है या फिर वर्चस्व की बात हो रही है। एक विधायक का कहना है कि पुल 2013 से 14 के बीच में रायपुर विधानसभा के लिए स्वीकृत हुआ था और उसमें इसका बजट 1 करोड़ 90 लाख था।
लेकिन आज इस पुल का निर्माण 3.5 करोड़ रुपए में किया जा रहा है। दोनों विधायकों की लड़ाई में पार्षद भी परेशान हैं। मैं तो नहीं समझता कि काम रुकवाया उन्होंने, लेकिन क्योंकि वो दोनों विधानसभाओं को जोड़ता है, तो हो सकता है उनके कोई संदेह होंगे, उसका समाधान चाहते होंगे और उसका समाधान हो जाएगा। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, हमारे अपने विधायक हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ उनकी क्वेरीज होंगी, उसके कारण उन्होंने कुछ कहा होगा। लेकिन मैंने तो यही देखा कि निरीक्षण पर गए थे, मेरी जानकारी भी तो नहीं कि कोई काम बंद हुआ है। सर क्वारीज क्या हो सकती हैं? विकास कार्य हैं, जनता से जुड़े हुए काम। ये तो वो बताएंगे, क्योंकि अगर उनकी क्वेरीज है तो वही बता पाएंगे ना। मेरा जहाँ तक पक्ष है कि बहुत समय से वहाँ पर एक मांग थी कि भाई यहाँ पर ये हरा पुल चौड़ा होना चाहिए, और जब मैं मेयर रहा उस समय मैंने उसका प्रयास किया था। भाई हमारी भी समस्या पर है, हमें भी चिंता लग रही है कि ऐसा एक जैसे उनका नाम चलता है कि काम करते हैं, बड़े बड़े विकास कार्य करते हैं, और एक विकास कार्य है, ऐसी विकास कार्य जो क्षेत्र के लिए दो विधानसभा को जोड़ने के लिए जो मतलब बहुत समय से लंबित था और बहुत समय से स्थानीय जनता की मांग थी, उसका जो कार्य हमने आरंभ किया था 3 महीने 4 महीने पहले, आज कल बड़ी आश्चर्य हमें भी लगा कि भाई अचानक विधायक जी ने उसको रुकवाने का काम क्यों किया। तो ओवरऑल समझ में आ रही है कि उनका कहना था कि जो पुराना पुल था उन्होंने व्यक्तिगत बनाया है उसे। अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कहीं अतिक्रमण है तो फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार नियमों की अनदेखी कर बुलडोजर चला दे। अब इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है, जिस पर राजनीति है, और इन सब के बीच कड़वी सच्चाई ये भी है कि अतिक्रमण कोई यूं ही नहीं कर लेता। ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि सियासत करने वालों की नीति ही अतिक्रमण को जन्म देती है, जिसका उदाहरण है राजधानी देहरादून में नदियों किनारे और अलग अलग इलाकों में वर्षों से बसे 149 मलिन बस्तियां। अगर नेताओं की नीयत साफ है तो इन बस्तियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ हो चुका है, जिसके पहले चरण में उत्तराखंड के 7 जिलों में एरोमा वैली खोली जाएगी। उत्तराखंड में एरोमा वैली से आगामी 10 सालों में उत्तराखंड के किसानों को कितना फायदा पहुंचेगा और राज्य सरकार की क्या है प्लानिंग। तो धामी सरकार ने एक और बड़ी यहाँ पर शुरुआत की है। सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। किसानों के हित में कुछ फैसले किए जा रहे हैं। आय में अभूतपूर्व जो वृद्धि है उसकी बात की जा रही है। तो महक क्रांति नीति 2026-36 लागू करने की बात यहाँ पर की जा रही है। 7 जिलों में इसकी शुरुआत होगी और सेलाकुई में मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। तो महक क्रांति नीति 2026-36 का शुभारंभ हो चुका है। पहले चरण में जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 जिलों में एरोमा वैली खोलने का कार्यक्रम रखा गया है और अभी हाल ही में सेलाकुई पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने सेलाकुई में इसका शुभारंभ किया है। सुगंधित जो फसलें हैं उन फसलों की खेती को इसके लिए बढ़ावा दिया जाएगा। तो किसानों के साथ राज्य की आय में अभूतपूर्व वृद्धि की बात भी यहां पर की जा रही है। तो और चलिए फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।